नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी जहानाबाद में एक साइबर अपराधियों का जो कांड हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये अपराधी पहले मोबाइल छीनते हैं और मोबाइल छीनने के बाद जिसके पास मोबाइल जो छिनाता है जिनका, वो सिम बंद कर देते हैं। फिर भी वो अपराधी उनके अकाउंट से पैसा झप से वापस मतलब कि अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहा है। और ये कई लोगों के पास ये समस्या आ गया है, जिन्हीं में से ये कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। और ये पूरी तरह से इस पर मतलब ध्यान दिए हुए हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं और इसको गिरोह तक पहुंचने का काम कर रहे हैं कि कौन ये कर रहा है, इस पर लगे हुए। तो हम इनसे पूरा जानकारी जानते हैं कि कैसे हो रहा है और कैसे छीना था मोबाइल, कहां कहां कंप्लेन किए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। बताइए सर, आपके आपके साथ हुआ था कि किसके साथ हुआ या कैसे हुआ है, बताइए। नहीं, ये मेरे पिताजी के साथ हुआ था। वो जी वयस्क नागरिक हैं, 72 साल के हैं। जी। तो हमेशा की तरह वो शाम में सब्जी मंडी जाया करते हैं। जहानाबाद बिजली ऑफिस के पास में एक सब्जी मंडी है। हम्म। तो वो सब्जी लाने गए थे और सब्जी लाने के क्रम में कोई लगता है उनके जेब से वो फ़ोन निकाल लिया। अच्छा। तो ये मामला सिर्फ फ़ोन निकालने या चोरी तक रुका नहीं। हम्म। आधे घंटे के अंदर में अक्सर क्या होता है, जो हमने देखा है कि फ़ोन चोरी होने के बाद लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, हम्म। लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑन था। हम्म। ठीक है। और मेरे पापा ने किसी अन्य आदमी के नाम से मतलब के मदद से मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं कहीं बाहर में था। तो पापा ने बोला कि देखो ना, मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है या घर पे छूट गया है, पता नहीं चल रहा है, तुम एक बार फ़ोन करके देखो। तो जब मैं फ़ोन किया तो फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा शुरू में कि हो सकता है फ़ोन रिंग हो रहा है तो टोटो से गए होंगे या सब्जी मंडी में मतलब सामान लेने के लिए झुके होंगे या कहीं कुछ होगा तो जेब से गिर गया होगा, इसी कारण से फ़ोन रिंग हो रहा है। लेकिन बात ऐसा नहीं था। क्या हुआ कि मतलब 35-36 मिनट के बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आया। ठीक है, फ़ोन पे मैसेज नहीं आया, ईमेल पे मैसेज आया आधार ऑथेंटिकेशन का, जो मेरे पापा का बैंक से जुड़ा हुआ था। तो अक्सर फ़ोन के साथ में सिम होता है, तो फ़ोन और सिम दोनों चोर के पास में था। शायद चोर ने क्या किया होगा, जो पॉकेटमारी किया है, वो पिन को डाल वाल के किसी तरह से फ़ोन खोल लिया और उनके गूगल पे या फ़ोन पे से पैसा निकालना चालू किया, फॉरगेट यूपीआई पिन करके और आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन से। तो पापा का जो आधार कार्ड है उसमें ईमेल आईडी मेरा डाला हुआ है। तो मेरे पे मैसेज आया, तब मुझे लगा कि ओ, ये मामला चोरी का ही है। ये कहीं टोटो ओटो में गिरा नहीं है। और फ़ोन रिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई इस पे लगातार काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है। तो बस ये घटना था, उसके बाद से बहुत अभी परेशानी झेल रहे हैं प्रशासन अच्छा को। बताइए, जब मोबाइल चोरी हुआ था तो आपके पास कब पता चला कि आपके अकाउंट से भी पैसा निकल गया और कितना निकल गया? ऐसे तो वो जो मैसेज आया था आधार कार्ड वाली ऑथेंटिकेशन वाली, वो फ़ोन चोरी हुआ था 28 अप्रैल को, सोमवार के दिन 7:30 बजे शाम में। मैसेज आया हुआ था 7:46 में ही, लेकिन मैं वो मैसेज देखा नहीं था। वो मैं मैसेज 2 घंटे के बाद देखा हूँ। ठीक है। तो इस 2 घंटे के बीच में मैं कर क्या रहा था, सबसे पहले मैं अपने पापा को आके घर से मिला कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि सिम को बंद करवा देते हैं। सिम बंद करवा दिया मैंने। उसके बाद मैं पापा को बोला कि थाना में चल के एक सनहा दे देते हैं कि फ़ोन चोरी हो गया, ताकि फिर फ़ोन का इस्तेमाल कर कोई गलत काम ना कर ले। ठीक है। और मेरे मन में ये भरोसा था कि जब सिम बंद हो जाता है तो शायद फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ओटीपी होना आना ये सब तो फ़ोन के माध्यम से ही होता है। ठीक है। लेकिन मैं गलत था। बड़ा अजीब सा था कि सिम बंद हो जाने के बाद भी पैसे निकलने मतलब जारी रहे। तो मैं रात को 11 बजे पीएनबी में फ़ोन किया तो वो बताया कि आपके अकाउंट से पहला ट्रांजैक्शन 10 रुपये का हुआ है। अच्छा। ठीक है। दूसरा जो ट्रांजैक्शन था वो 2500 रुपये का था, वो स्टेट बैंक से था। ठीक है। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में 1800 पे कॉल करके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करवाया, चूँकि उस अकाउंट में पापा का काफ़ी पैसा था। मेरे पापा जो हैं वो रेलवे के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी रह चुके हैं, तो उनकी पेंशन वेंशन उसी अकाउंट में आती है। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में 1800 पे कॉल करके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करवाया। लेकिन उससे पहले मैं सिम बंद करवा चुका था, थाना में सनहा आवेदन दे चुका था। फिर मैंने पापा से पूछा कि और भी कोई बैंक है, तो पापा बोले एसबीआई है। पूछा उसमें कितने पैसे हैं, तो पापा बोले कि 25,000 रुपया है। मैं बोला कि ये तो छोटा मोटा रुपया है, ऐसे भी आपका सिम बंद करा दिए हैं तो हर अकाउंट को बंद कराना जरूरी थोड़ी ना है। और रात का 11 बज चुका था, मैं काफ़ी थक चुका था, 7:30 से ये सब करते करते 11 बज चुका था। ठीक है। तो मैंने एसबीआई को बंद नहीं करवाया, कस्टमर केयर में कॉल करवा के उसको ऐसे ही छोड़ दिया। खाना खाया, सो गया। अगले दिन यहाँ पे फिदा हुसैन रोड के पास में एयरटेल का स्टोर है, मैंने 140 रुपये दे के लॉस्ट
सिम के बदले में एक सिम लिया, नया सिम लिया, और वो सिम 4 घंटे के बाद चालू हो गई। लेकिन सिम में जब भी आप कोई नया सिम लेते हैं लॉस सिम पे, तो 24 घंटे के लिए मैसेज आना जाना बंद रहता है। उसी दिन 29 अप्रैल को, अगले दिन में रात के 9:30 बजे 22,000 रुपया फिर से कट गया। कौन, ये एसबीआई वाला? हाँ, एसबीआई से। अच्छा। क्योंकि मैंने पंजाब नेशनल बैंक को तो पहले ही बंद करा दिया था। एसबीआई से पहले 2500 कटा 28 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद जब मैंने सिम बंद करा दिया तो मुझे लगा कि अब सिम बंद हो चुकी है तो अब कोई ट्रांजैक्शन वैक्शन होगा नहीं, और मैं काफ़ी परेशान था, इसलिए मैंने एसबीआई को कस्टमर केयर को कॉल नहीं किया, नज़रअंदाज किया। लेकिन अगले दिन सिम बंद हो जाने के बाद 24 घंटे के लिए मैंने नया सिम भी ले लिया था, सिम नए फ़ोन में लगा हुआ भी था। मैं किसी से मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे, लेकिन सिम और उस पर एसएमएस सर्विसेज नहीं था। मुझे दुकानदार ने बताया था कि भैया आपकी ये नई सिम है, फ़ोन खोने के बाद तो 24 घंटे के लिए आप मैसेज ना कर सकते हैं, ना आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आएगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन रात में 29 तारीख को 9:30 बजे वापस से पैसा कटा। अच्छा। ठीक है। तो मैंने बैंक में फ़ोन किया, ट्रांजैक्शंस मंगवाए कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने मेरा उसके पास पूरा डिटेल है, जैसे जो 2500 रुपया जो पहली बार कटा था वो पैसा कहाँ गया। तो बैंक वाले ने बताया कि ये यस बैंक में गया है, कहीं खाता नंबर है मेरे पास उसका, आईपी एड्रेसेस है जिससे फ़ोन कनेक्ट हुआ है, और उसने कैसे, तो फ़ोन पे के माध्यम से भेजा है। उसके बाद 22,000 रुपया कैसे कटा, तो मेरे पापा के फ़ोन में भारत पे यूपीआई नहीं था, उसने भारत पे यूपीआई इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से, फिर पता नहीं कैसे वो उसमें बैंक जोड़ लिया, स्टेट बैंक का, और वो फेडरल बैंक में गया है दिल्ली का, उसका जो आईएफएससी कोड था वो दिल्ली का करोल बाग का था। तो ये सब जानकारी बैंक वालों ने मुझे प्रोवाइड किया। उसके बाद हर ट्रांजैक्शंस पे बैंक वाले ने एक केस नंबर दर्ज किया है, तो एक पैसा जो 2500 रुपया उसमें सैडो कुछ करके वो लोग फ्रीज व्रीज करते हैं, वो प्रक्रिया रहा, वो बैंक वालों ने किया। उसके बाद मैंने साइबर क्राइम 1930 पे कॉल किया, 15 मिनट तक वो IVRS कॉल बजता रहता है वैसे ही। और ये जो पूरी प्रक्रिया है सिम बंद करवाने की या कुछ भी है, ये इतना मतलब पेनफुल प्रक्रिया है कि इसमें 1 दबाएं 5 दबाएं, ये करें वो करें ऐसे करें, तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी या सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं वो बहुत मतलब टॉर्चर होंगे, मतलब बीच में ही छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि चलो बाद में ही करवा लेंगे, थाना से किसी अन्य लोगों से करवा लेंगे। लेकिन मैं तो हिम्मत बनाए रखा था। ठीक है। और 1930 पे 15 मिनट मतलब मैंने इंतज़ार किया, वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। बार बार बोले कि सारे जो अथॉरिटी हैं वो बिजी हैं, आप धैर्य रखें, हम मतलब उपलब्ध होने पे प्रतिनिधि से बात कराएंगे, लेकिन वो प्रतिनिधि नहीं आए। तो मैंने साइबर क्राइम का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पुलिस का सनहा का वो जो PDF कॉपी, स्कैन कॉपी है, अपलोड करके सारा डिटेल भर के सबमिट किया, तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला साइबर क्राइम के पोर्टल से। मैंने बैंक में भी आवेदन डाला SBI में कि मेरे साथ 3-4 ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, इन कारणों से हुआ है। पुलिस का सनहा भी लगाया। मैंने फेडरल बैंक में भी मैसेज डाला जहाँ पर मेरे अकाउंट से पैसा कट के गया था कि फेडरल बैंक में मैं आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हूँ, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा कर किया है, तो कृपया उसकी जानकारी या तो आप मुझे दें या तो आप पुलिस को दें, और वो जो पैसा आपके अकाउंट में अगर अभी भी बचा हुआ है तो उसको आप होल्ड करें या फ्रीज करें। तो उधर से भी मुझे रिस्पॉन्स आया कि 10 दिन के अंदर में, चूँकि लेबर डे 28, 29, 30 और 1 तारीख को लेबर डे था, मजदूर दिवस था, काफ़ी कुछ छुट्टी उट्टी था, तो थोड़ा चीज़ें स्लो थी, लेकिन काम हो रहा था, काम आगे बढ़ रहा था। ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर बंद करवाया, PNB में डेबिट फ्रीज अकाउंट करवाया, पुलिस में फ़ोन चोरी का सनहा दिया, साइबर क्राइम में फ़ोन किया 1930 में, आधार कार्ड को मैंने ब्लॉक करवाया वेबसाइट पे जाके, स्टेट बैंक में ईमेल किया मैंने और कस्टमर केयर से कंप्लेन करवाया, फिर जहाँ पैसा गया था फेडरल बैंक वहाँ मैंने संपर्क किया, ईमेल किया। उसके बाद मैंने यस बैंक में जो पैसा गया था वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि जहानाबाद का साइड, जैसे हर ज़िले में महिला थाना होता है, आदर्श थाना होता है, SC ST थाना होता है, तो उसी तरह से साइबर विभाग भी होता है। तो किसी ने बोला कि साइबर विभाग में भी जाके एक बार कंप्लेन कर दो। तो साइबर विभाग में जब मैं गया तो उसमें वो बंद था, रात का समय था, वहाँ पे लिखा हुआ था मिलने का समय आम लोगों के लिए 1 से 3 है। तो उन लोगों में जब मैं उनसे मिला तो उतनी तत्परता दिखी नहीं। वो पुलिस में अक्सर होता है ना कि आप जाते हैं तो जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी होता है तो लोग पहले काम करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ बाद में होता है, लेकिन साइबर डिपार्टमेंट में ऐसी तत्परता देखने को नहीं मिली। वो आवेदन और आधार कार्ड और आप हैं तो वो हैं,
ये करते करते कल मिलिएगा, आज मैडम छुट्टी पे हैं, ऐसे करके एक दिन तो मेरा उसमें बर्बाद हुआ। फिर अगले दिन गया तो वहाँ की जो मैडम है इंचार्ज में है, पर शायद रेनू कुमारी हैं, उनसे मिला, फिर सारा बात बताया। तो अभी तक तो एफआईआर नहीं हुआ है, वो बोली है कि थोड़ा हम जांच वाँच करेंगे, उसके बाद एफआईआर होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। जी। लेकिन इस यात्रा के दौरान मैं कम से कम 4 लोगों से मिला। मतलब मुझे हैरत तब हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ उस सब्जी मंडी में जिसके साथ में ये फ्रॉड हुआ है। मैं इस पूरी प्रक्रिया में 4 जहानाबाद की सब्जी मंडी में आपके पिताजी आए थे? हाँ, हाँ, जो स्टेशन पे? स्टेशन पे नहीं, वो रेलवे स्टेशन के सामने वाली नहीं, अच्छा। ये बिजली ऑफिस और बीएसएनएल ऑफिस के पास जी। का है। तो 4 लोगों का फ्रॉड था। मेरे पिताजी के साथ में 25-26 हज़ार का फ्रॉड हुआ टोटल सब मिला के। जो बाकी लोगों का साथ में था तो उसमें से एक थे जो ओकरी के थे, उनका रेलवे स्टेशन उनका कितना पैसा गायब हुआ? उनका था 1,66,000 रुपया। अच्छा। और ये 1,66,000 एक बार में नहीं निकाला गया है, उनका 1,66,000। अक्सर क्या होता है कि और कौन है? और एक हैं शायद मिथिलेश सर हैं, हमारे ही मोहल्ले के हैं, निजामदीपुर के ही हैं, जहानाबाद के? हाँ, रहने वाले सलेमानपुर के ही के हैं, लेकिन यहाँ रेंट के मकान पे शायद रहते हैं वो। उनके साथ भी मोबाइल छीना गया कि चोरी पहले हुआ? मोबाइल चोरी होती है, मतलब पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। मतलब क्राइम होने के कई तरीके हैं। पहले फोन चोरी होता है और उसके 1-2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहता है पैसा निकालने का। अच्छा। ठीक है, ये चलता रहता है। जितना उस सिम से कनेक्ट बैंक है, हाँ, उस सबसे पैसा गायब होता जाता है। आपने उस चोरी हुए फोन में जो सिम लगाया है, आप वो सिम नंबर जितने भी बैंक में अटैच किए हैं वो आधार से भी लिंक होगा अगर, तो वो यूपीआई पेमेंट से पैसा निकालता है। यूपीआई के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, ये भारत पे है, व्हाट्सएप का भी अपना यूपीआई है, अमेजन यूपीआई है। तो ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आप सिर्फ फ़ोन नंबर डालते हैं, वो बैकग्राउंड में मैसेज भेजता है और आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है कि यूपीआई पिन मान लिया जाए कि आपने सेट कर रखा है पहले से ही, या आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आता है, तो उसमें एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है कि लास्ट का कुछ नंबर डालिए, सीवीवी डालिए। दूसरा है आधार ऑथेंटिफिकेशन, कि आपका जिस नंबर से आधार जुड़ा हुआ तो उस पर मैसेज आएगा, तो ओटीपी से भी आप कर सकते हैं। ये जो पूरी फ्रॉड हो रही है ना, ये क्या हो रहा है, मोबाइल चोरी करने के बाद खास करके बूढ़े बुजुर्ग के साथ में ऐसा ज़्यादा हो रहा है। बूढ़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं ना, या महिलाएं जो होती हैं, घर का जो जवान व्यक्ति होता है वो उनको फ़ोन देता है, तो अक्सर मोबाइल का पिन कोड 1234-4321-11111000, तो ये सब एक ऐसे पिन कोड हैं जो बहुत आसान है। फ़ोन चोरी होने के बाद अगर मैं 10-12 अटैम्प्ट भी लूँगा ना कि 000 दबा के देखते हैं फ़ोन खुलता है कि नहीं, 1 2 3 4 दबा के देखते हैं फ़ोन खुलता है कि नहीं, या 111 दबा के देखते हैं, तो ये सब सिंपल जो मोबाइल पिन होते हैं, इसमें अगर किसी का फ़ोन खुल गया तो बहुत रिस्क है। और यही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही हो रहा है कि मेरे पिताजी का फ़ोन पिन आईडी बहुत आसान था, 1 2 3 4 जैसा ही कुछ था, ये नहीं था लेकिन ऐसा कुछ था। वो सुविधा के मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उसने फ़ोन खोल लिया। गूगल पे में अलग से लॉक लगा हुआ था, बायोमेट्रिक लॉक था, तो वो शायद उसको नहीं खोल पाया, लेकिन फ़ोन पे में बायोमेट्रिक लॉक सिंपल था और उसका यूपीआई पिन उसको पता नहीं था, तो उसने यूपीआई पिन सेट कर दिया। चूँकि फ़ोन और सिम दोनों था, आधार कार्ड के मार्फत से वो फ़ोन करके और वो फ्रॉड किया है बंदा। उसके बाद भारत पे इंस्टॉल किया वो। और यूपीआई की एक खासियत क्या होती है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपया निकालते हैं। ये यूपीआई की लिमिट है, किसी भी यूपीआई की लिमिट है। इसलिए चोर जो है ना, किसी का 1,35,000 निकाल रहा है तो वो एक बार में नहीं निकाल ले रहा है, वो 4-5 बार में निकाल रहा है। पहले 1 रुपया भेजता है, टेस्ट करता है कि मतलब काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद 10,000, 15,000, 20,000, 35,000, वो आपको दिखेगा। मतलब ये पूरा पैटर्न हमने देख रखा है। मतलब जो भी है ना, ये राजकिशोर शर्मा जी हैं, ओकरी के रहने वाले हैं, तो इनका ये पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है, आपको दिखेगा कि इनका टोटल 1,66,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन। तो 1,66,000 एक बार में नहीं हुआ है, पहले 20,000 निकाला, फिर 40,000 निकाला, फिर 40,000 निकाला, अब ये 40,000 लौट के वापस भी आ गया। ठीक है, मतलब कटा भी अकाउंट से और वापस भी आ गया। तो क्यों? तो 40-20-60,000 हुआ। और राजकिशोर शर्मा जी उस दिन और लगता है कुछ ट्रांजैक्शन कर चुके थे। ठीक है, तो 1 लाख का लिमिट होता है कि आप एक दिन में यूपीआई से 1 लाख का टोटल खुजरा खुजरी कीजिए या एक बार में कीजिए। तो 40-20-60,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 40,000 रुपये की ये कोशिश किया, लेकिन वो पैसा वापस आ गया। तो ये चोर इतना चालाक है, फिर 39,999 का ट्रांजैक्शन किया, 1 रुपया कम करके, कि लाख का, इसको भी पता है कि लाख का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये पैसा कटा फिर वापस आ गया। ये सारा किस डेट में किया है? 27 तारीख को किया है। चूंकि 27 तारीख का यूपीआई पेमेंट इनका फ्रीज हो गया, 1 लाख का लिमिट,
ये आराम से बंदा सो गया। और अगले दिन देखिए 28 तारीख को फ़ोन ऑन किया है, फिर 40,000 निकाला, फिर 5,000, 20,000, 15,000, 26,000। ठीक है, तो ये सबको जोड़िएगा तो टोटल 8 से 9 बार वो ट्रांजैक्शन किया। कभी ये भारत पे को इस्तेमाल किया है, कभी पेटीएम यूपीआई को इस्तेमाल किया है, और ये 1-2 बार इस्तेमाल किया है फ़ोन पे को इस्तेमाल किया है। और ये सारे लगते हैं मुस्लिम लोग हैं, अंसारी सुहैब। तो ये 1,66,000 का जो ट्रांजैक्शन है ये एक बार में नहीं हुआ, 1 रुपया भी भेजा गया है। देखिएगा आप, ये 1 रुपया, और ये 1 रुपया जितेंद्र कुमार को भेजा है, मतलब जो पहले से यूपीआई पेमेंट में लोग थे। इसी तरह से मेरा भी हुआ है। 25,000 रुपया जो है ना, पहले 1 रुपया भेजा, वो मेरे ही किसी कांटेक्ट में किसी को भेज के चेक किया, उसके बाद 22,000, 2,500, और ऐसे करके उसने खुजरा खुजरी में ट्रांजैक्शन किया। और एक मिथिलेश जी हैं, उनका 1,35,000 का हुआ, उनका भी फ़ोन चोरी हुआ। पहले 1-2 रुपया, मतलब जो उसमें ऑलरेडी कांटेक्ट था उसको चेक किया कि काम कर रहा है कि नहीं, अब फिर खुजरा खुजरी में अच्छा, वो 20। पैसा किसको भेज के चेक करता था? होता है ना कि हम लोग जैसे अपने परिवार में आइसक्रीम वाला को भेजे, सब्जी वाला को भेजे, कांटेक्ट में पहले रहता है, हाँ, तो वो 1 रुपया डाल के उसको देख लेता है। दूसरे में पहले। हाँ, मतलब जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में है। हाँ, पहले ठीक है अपने ना? में भेजता है। हाँ, मतलब जो आपका जो फोन में जो कांटेक्ट लिस्ट है, जैसे उसको भेजता है। हाँ, उसमें भेजता है। तो जैसे देखा कि मैसेज आया क्रेडिट का, डेबिट का, तो देखा कि पैसा कट गया, मतलब काम कर रहा है। तो जो अगली ट्रांजैक्शन होती है वो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है। कितनी बड़ी? तो लाख से ऊपर का नहीं, क्योंकि यूपीआई में लिमिट लाख रुपए का ही होता है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि फ़ोन चोरी होने से पहले आप कुछ यूपीआई पेमेंट कर चुके हैं, तो चोर को तो पता नहीं है वो चीज़, तो वो कोशिश करता रहता है 20,000, 15,000, कितना तक हम आएगा। हाँ 8,000 का, ये कोशिश करता रहता है। अब बैलेंस तो वो पहले से देख के रखता है, क्योंकि हर यूपीआई में चेक बैलेंस का ऑप्शन रहता है। तो बैलेंस आपका 25 लाख है, तो आप यूपीआई से 25 लाख तो भेज नहीं सकते हैं। वो ये देख लेता है कि अच्छा बैलेंस 25 लाख का है, तो आज तो 1 ही लाख भेजना है, लेकिन इससे पहले कितना पेमेंट हुआ उसको पता नहीं, क्योंकि एक फ़ोन में 2-3 यूपीआई पेमेंट हो सकता है। तो वो छोटे छोटे अमाउंट से, वो छोटा अमाउंट 15,000 का है, 20,000 का है, 21,000 का है, 8,000 का है, मल्टीपल पेमेंट करता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि फ़ोन चोरी होने के बाद पहले फ़ोन स्विच ऑफ हुआ करता था, ये पैटर्न था। हम लोग को जहाँ तक पता होता था कि ट्रेन में कोई स्नैचिंग कर लिया या कोई टेम्पो वाला निकाल लिया, तो वो इमीडिएटली फ़ोन को स्विच ऑफ करता था। ये जो सब्जी मंडी में जो बीएसएनएल ऑफिस के सामने में जो है, ये बिजली ऑफिस के सामने में जो सब्जी मंडी है, मुर्गा दुकान है, यहाँ पर जो चोरी हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है। ये फ़ोन स्विच ऑन रहता है, पैसे निकाले जाते हैं, फिर स्विच ऑफ कर देता है, फिर रात होता है तो फ़ोन स्विच ऑन होता है। और जब हमने ये सारे पीड़ित लोगों से बात किया, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रहा है कि ये गिरोह है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कोई है जो झटका देके ध्यान भटकाता है, कोई है जो जेब से निकालता है, और कोई है जो जेब से निकालने के बाद किसी को दे देता है थैले वैले में, वो लेके चला जाता है। और चोरी होने के 20-25 मिनट के बाद पैसे निकालने में लग जाना, इसका मतलब कि चोर स्विच ऑफ करके टेम्पो पे बैठ के कहीं अरवल और हुलासगंज और मोदनगंज नहीं जा रहा है। इसका मतलब चोर यहीं कहीं आसपास में है, जो तुरंत चोरी करने के बाद काम में बैठ जा रहा है, सिस्टम में लग जा रहा है। और 1-2 लोग इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, एक अच्छे खासा गिरोह है। हो सकता है सारे में मुस्लिम लोगों का ही मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुस्लिम समुदाय, हो सकता है कि कोई और भी हो, टीम वर्क हो, लेकिन ये मोहम्मद, सोनू, सुहैब, अंसारी, ये सब सारे ट्रांजैक्शंस, और भी जो मेरे भी ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब ये उसी समुदाय कम्युनिटी के लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरा किंग पे लगाना अब चाहिए। तो सिम बंद है हुआ उसके बाद ना आपका पैसा निकला। हाँ, ये तो मेरे केस में हुआ। ये तो बहुत मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं साइबर थाना में गया तो वहाँ पे कई तरह का केस देखा। उसमें से मैंने केस देखा कि किसी ने मीटर लगा दिया, प्रीपेड मीटर पंच मोहल्ला में, और वहाँ पे क्या हुआ, अपराधी ने बोला कि सुविधा ऐप है, आप पैसा पेमेंट कीजिए वरना आपका बिजली काट देंगे। और वो आदमी को फ़ोन करके स्क्रीन शेयरिंग करके, तो ये एक अपराध का दूसरा किस्म है। मैंने एक अपराध का किस्म देखा कि आपका एयरपोर्ट से कुछ जैकपॉट आया हुआ है, लॉटरी आया हुआ है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये अपराध का दूसरा तरीका है। तो साइबर क्राइम होने के कई तरीके होते हैं। फ़ोन क्लोनिंग होता है, सिम क्लोनिंग होता है, आए दिन इंटरनेट पे हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन मैं जिस बात के लिए व्यथित हूँ, जिस चीज़ की मुझे चिंता है, वो ये है कि वार्ड नंबर 8 निजामदीपुर का जो क्षेत्र है, इसमें 24 अप्रैल से लेके कल तक में जो वारदातें हो रही हैं, वो सब में एक ही पैटर्न है। पहले फ़ोन का चोरी होना और बाद में पैसे निकलना। यहाँ पे मैं कोई फ़ोन क्लोनिंग, सिम क्लोनिंग, फ़िशिंग अटैक, नकली वेबसाइट, स्क्रीन शेयरिंग, ये सब की बात नहीं कर रहा।
इस तरह की साइबर क्राइम की बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सब्जी मंडी में या तो महिला या तो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, उनका शाम में ही कोई दोपहर वोफर का केस नहीं मिलने वाला है, ठीक है, शाम में ही फ़ोन का चोरी होना और फ़ोन चोरी होने के तुरंत बाद पैसे निकाल लेना, और वो पैसा निकालने का प्रक्रिया रुकता नहीं है। सिम आपने बंद करवाया, सब कुछ आप करवा रहे हैं, उसके अगले जो कि फ़ोन की लिमिट है यूपीआई पेमेंट की 1 लाख, अगले दिन भी पैसे निकल रहे हैं। ये तब जाके रुकता है ना जब आप बैंक से अपना अकाउंट को डेबिट फीस करवाते हैं, तब जाके ये रुकता है, वरना आप कुछ भी कर लो पैसा निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। चलिए, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जहानाबाद में ये गिरोह है और बाकी हर क्षेत्र में ये गिरोह होगा। तो अपना मोबाइल को संभाल के रखें, और जैसे ही आपका मोबाइल चोरी होता है तो सबसे पहले अपना अकाउंट में जो पैसा है उस पर ध्यान दीजिए, और उसका अकाउंट या तो बंद कराइए डेबिट, या फिर उस पर क्या और क्या करने की जरूरत है, जैसे अकाउंट बंद हो गया। हाँ, आप सिम बंद कराना उतना महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। सिम बंद कराने से कोई फायदा नहीं होगा, आप लास्ट में कराइए, ठीक है, कराना तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे पहला काम करना है कि आपका जितना भी बैंक अकाउंट है जो उस यूपीआई से आप चला रहे थे, जिसमें वो अकाउंट जो फ़ोन नंबर डला हुआ है, आप हर कस्टमर, आपका 5 अकाउंट है तो आप 5 कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, बैंक के कस्टमर को फ़ोन कीजिए, सिम के कस्टमर केयर को लास्ट में कीजिएगा। आप हर बैंक में फ़ोन कीजिए, आप उसको बोलिए कि मेरी फ़ोन ये चोरी हो गई है और मेरे अकाउंट से पैसे निकलने की खतरा है, तो वो आपको सारा प्रोसेस, आपका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सब पूछ पाछ के आपको बंद करेगा। ऐसा करने में 3 से 5 मिनट लगेगा। फिर अगला बैंक को फ़ोन कीजिए, कस्टमर केयर को, फिर दूसरे बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए। तो आपको गूगल में सर्च करना है, सबका टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। तो ये बड़ा कष्टदायक हो जाएगा जब आपका 4-5 बैंक है। 1-2 बैंक है तो फिर भी आसान है, लेकिन जिसके 4-5 बैंक हैं और चारों 5 बैंक में एक ही फ़ोन नंबर डला हुआ है, तो ये प्रक्रिया बड़ा कष्टदायक है। उसके बाद दूसरा काम करना है कि आपको आधार कार्ड के वेबसाइट पे, यूआईडीआई के वेबसाइट पे जाके अपने आधार कार्ड को ब्लॉक कर देना है, लॉक कर देना है, ताकि आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट, आइरिस, ये सब से पैसा ना निकले। जब आप इतना किए तब जाके आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरा बैंक सुरक्षित है, आधार का दुरुपयोग नहीं होगा। आप तब तीसरा में सिम लॉक कर दें, ठीक है, सिम लॉक कर देंगे, ये सबसे लास्ट में। जबकि पहले प्राथमिकता होती थी कि सिम को लॉक कर देंगे तो बाकी सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन सिम को लॉक करने की प्राथमिकता अब मुझे लगती है कि अंत में है। और तब लास्ट में आप सलाह दीजिए पुलिस को कि मेरा फ़ोन कहीं सेकंड हैंड में बेच के कोई गलत आदमी इस्तेमाल ना कर ले। और अगर इस पूरे प्रक्रिया में आपको बात करने में टाइम लग गया, फ़ोन नहीं पकड़ रहा है, टावर नहीं हो रहा है, एयरटेल का सिम है लेकिन आपके पास जियो का है, लोग नहीं मिल रहे हैं और पैसे निकल गए हैं, तब तो फिर आपको बैंक वैंक, साइबर थाना, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि चोर जो है इतना इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वो काम में तुरंत लगा हुआ है, तुरंत लग जाता है। तो बाकी सावधान हो जाइएगा। इस वीडियो को पूरा बिहार में, पूरे भारत में शेयर कीजिए, ताकि जो साइबर स्कैम जो हो रहा है मोबाइल चोर के द्वारा, ये रुक सके। और आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मोबाइल अब ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी वक्त आपका मोबाइल चोरी हो सकता है और आपका अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। अभी जहानाबाद में मोबाइल चोरी करता है, और चोरी करने के बाद जिनका मोबाइल चोरी होता है वो सिम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद भी वो पैसा अकाउंट से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का स्कैम से बचें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।